नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या भारत की अपवाह प्रणाली है। अपवाह का अर्थ जल निकास या जल बहाव से लिया जाता है। अपवाह तंत्र में उन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है जो नदी के जल बहाव या जल निकास को से संबंधित होते हैं। नदी का विकास, नदी का अपवाह प्रारूप, अपवाह प्रणाली, जल ग्रहण क्षेत्र आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भारत में सैकड़ों छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ यहाँ की स्थलाकृति के अनुसार बहती हैं तथा यहाँ की धरातलीय संरचना के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। भारतीय नदियों के वर्तमान स्वरूप जानने हेतु उनके विकास की जानकारी अति आवश्यक है। तो भारतीय नदी अपवाह तंत्र का विकास। भारतीय नदी तंत्र का स्वरूप विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। इस अपवाह तंत्र का विकास भारत भूमि के निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हिमालय के उत्थान के साथ ही पुरानी प्रवाह प्रणाली छिन्न भिन्न हो गई और कालांतर में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों का विकास हुआ। उत्तर भारत की प्रवाह प्रणाली नई है, जबकि दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। दक्षिण भारत की नदियाँ नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर हिमालय प्रदेश की नदियों से बहुत पुरानी हैं। ये नदियाँ प्राचीन गोंडवाना लैंड की चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के प्रवाह में विविधता पाई जाती है। इसका कारण ये है कि इस भूखंड पर विभिन्न युगों में अनेक निर्माणकारी परिवर्तन हुए हैं। अगर भारतीय नदी अपवाह तंत्र के विकास को देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 दक्षिण भारत की नदियाँ, दूसरा हिमालय की नदियाँ और इंडो ब्रह्म या हिंद ब्रह्म परिकल्पना, जिसमें पहले लेते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों का अस्तित्व निरंतर बना रहा है। चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि कई नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी तंत्र में जाकर मिल जाती हैं। प्रायद्वीप के इन भागों पर उस समय भी ऐसी नदियां प्रवाहित होती थीं जब हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर था। जब टेथिस सागर अवसाद से भर गया और उसका मलबा हिमालय के रूप में ऊंचा उठ गया, तब उसके दक्षिणी भाग में भूसन्नति विकसित हुई। उसमें भी इस भाग की नदियां गिरती थीं। इस भाग में बहने वाली वर्तमान काल की नदियां उन्हीं नदियों से विकसित हुई हैं। इसी तरह अधिकांश नदियां प्रायद्वीप के बड़े भूभाग में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली सभी नदियां एक व्यवस्था की प्रतीक हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां अपेक्षाकृत नई हैं। ये नदियां भूभ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। उल्लेखनीय है कि ये भूभ्रंश घाटियाँ इन नदियों ने नहीं बनाई हैं। पश्चिमी घाट को मूल प्रतिनिधि जल विभाजक मानकर इन तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। प्रायद्वीपीय प्रखंड के पश्चिमी धंसाव के परिणाम स्वरूप इसका एक भाग जलमग्न हो गया तथा इसने मूल जल विभाजक के दोनों ओर स्थित नदियों के सममित विन्यास को भी अस्त व्यस्त कर दिया। दूसरा विरूपण हिमालय की हलचल के समय हुआ, जबकि प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी पार्श्व का अवतलन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्रोणी भ्रंश हुआ। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसी द्रोणी भ्रंश में बहती हैं। नंबर 2 इसमें हिमालय की नदियाँ। हिमालय से 3 प्रमुख नदी तंत्र प्रवाहित होते हैं, जिनके नाम पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हैं। ये तीनों तंत्र विकास के एक लंबे तथा उतार चढ़ाव वाले इतिहास से गुजरे हैं।
ये नदियाँ तिब्बती उच्च प्रदेश के दक्षिणी ढाल से निकलती हैं और हिमालय के अक्ष के समानांतर अनुदैर्ध्य द्रोणियों या जिसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्रफ्स में बहने के पश्चात मैदानों तक पहुंचने के लिए पर्वतों के शंगों को भेद कर अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। सिंधु, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी व ब्रह्मपुत्र गहरे महाखड्डों या गॉर्जेस को बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। इन महाखड्डों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के अध्ययन को से इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रहता कि ये नदियाँ इन पर्वतों से भी पुरानी हैं। विद्वानों का विश्वास है कि ये नदियाँ हिमालय के निर्माण की सभी अवस्थाओं में बहती रहीं। फलस्वरूप इन नदियों के किनारे ऊपर उठते गए जबकि इनका तल गहरा होता गया और इस प्रकार महाखड्डों का निर्माण हुआ। अतः हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह या एंटीसीडेंट पैटर्न का ज्वलंत उदाहरण है। नंबर 3, हिंद ब्रह्म या इंडो ब्रह्म परिकल्पना। शिवालिक की पहाड़ियों में बालू, मृत्तिका तथा गोलाश्म बजरियों के जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। विद्वानों का मत है कि यह निक्षेप एक विशाल नदी द्वारा किया गया। यह अनुमानित नदी असम से सिंध तक पर्वतीय चाप के गिरिपद के साथ साथ हिमालय के समस्त अनुदैर्ध्य विस्तार में बहती थी। इस विशाल नदी को शिवालिक अथवा हिंद ब्रह्म, इंडो ब्रह्म नदी का नाम दिया गया। यह नदी मुख्य हिमालय से बड़ी मात्रा में तलछट का अपर्दन करके ले आई और उसे पर्वत की पदस्थली या बेस ऑफ द माउंटेन पर निक्षेपित कर दिया। मायोसीन काल में यह नदी असम से पंजाब तथा उससे भी परे सिंध तक बहती थी। पंजाब से यह नदी दक्षिण की ओर मुड़ती थी और अंत में उस खाड़ी में गिर जाती थी जो उस काल में सिंध तथा निचले पंजाब के कुछ भागों तक विस्तृत थी। शिवालिक के निक्षेपों की मोटाई तथा उनका विस्तार इंडो ब्रह्म नदी द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए निक्षेप का प्रमाण है। यद्यपि इस सिद्धांत को पर्याप्त मान्यता मिली तथापि यह सर्वमान्य नहीं है। आपत्ति स्वरूप कहा जा सकता है कि शिवालिक जलोढ़ निक्षेपों एवं गोलाश्म स्तरों के उद्भव को स्पष्ट करने के लिए इंडो ब्रह्म जैसी विशाल नदी की कल्पना करना आवश्यक नहीं है। ये उन जलोढ़ पंखों के अनुक्रमण का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं जो हिमालय के ढलानों पर बहने वाली नदियों ने निक्षेपित किए तथा कालांतर में आपस में मिल गए होंगे। भारत नदी के अपवाह तंत्र को अगर देखें तो इसमें पहली बात थी विकास। आपको अभी विकास के बारे में बताया, नदी तंत्रों का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ रहा होगा। और अब बात करते हैं जो प्रमुख अपवाह तंत्र हैं उनकी, जिसमें पहला है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। इसमें पहले लेते हैं हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो हिमालय की नदियों को पहले लेते हैं और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र प्रमुख हैं। सिंधु अपवाह तंत्र को पहले समझते हैं। ये सिंधु अपवाह तंत्र है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। अकेले सिंधु नदी ही लगभग 2.5 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम जैसी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसको मैप में दिखाया गया है। इसमें ये प्रमुख इंडस रिवर है जो कि यहाँ से मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास से तिब्बत के भूखंड से निकलती है, जो कि अब चाइना का पार्ट है, और ये भारत में दक्षिण पूर्व से बहती हुई पहले तो उत्तर की ओर चलती है और फिर ये दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। और इसकी ये झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरा, या इसी में इन नदियों के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इसमें सबसे प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। इसका स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अपने स्रोत से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद ये नदी जम्मू तथा कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपरी भागों में पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली होने के कारण विशाल गॉर्ज बनाती हुई ये नदी लद्दाख तथा गिलगित में बहती हुई अटक के निकट पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। यहाँ पर अफ़गानिस्तान की काबुल नदी इसके साथ मिल जाती है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम मिलकर पंचनद बनाती हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। इसमें दूसरी नदी झेलम है। ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है। ये पीर पंजाल पर्वत में लगभग लाम्बिक दीवारों वाला वर्टिकल 200 मीटर गहरा खड्ड बनाती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ट्रिम्मू के निकट यह चेनाब में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तीसरी नदी है चेनाब। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान हैं, जो लाहौल के बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित हैं। ये पीर पंजाल के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिमी दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद यह लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचनद पहुंचती है। यहाँ पर ये झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी के साथ मिलती है। चौथी नदी है रावी। ये नदी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। धौलाधर की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी धारा ये यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई ये बहुत ही संकरी घाटी बनाती है। चंबा से कुछ दूर नीचे आने पर धौलाधर श्रेणी में गहरा गॉर्ज बनाती है और उसके बाद माधोपुर के स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक यह लगभग 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पांचवी है ब्यास। ये ब्यास नदी है। ये नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे से व्यास कुंड में से निकलती है। ये 900 मीटर गहरा गार्ज बनाती हुई धौलाधर पर्वत को पार करती है। पंजाब में तलवाड़ा पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 460 किलोमीटर है और पूरी तरह से ये भारत में है।
छठी है सतलज। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट में स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल है। ये समुद्र तल से 4570 मीटर ऊंचा है। राक्षस ताल से निकलकर यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है और शिपकी दर्रे के निकट हिमालय में संकरी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। पर्वतीय क्षेत्र को पार करके यह पंजाब में रूपनगर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रूपनगर के ऊपर नैना देवी धार में यह गहरा गार्ज बनाती है, जहाँ पर विश्वविख्यात भाखड़ा बांध बनाया गया है। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी इसमें मिल जाती है। फिरोजपुर से फाजिल्का तक ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद यह रावी, चेनाब तथा झेलम का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में सिंधु नदी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में है। तो ये देखते हैं यहाँ से लेके लगभग ये भाग सिंधु नदी अपवाह तंत्र का है और हिमालय से ये नदियाँ गिर के यहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। गंगा अपवाह तंत्र, यहाँ ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है और ये गंगा का लगभग इस तरीके से ये गंगा का बेसिन है। इस अपवाह तंत्र में गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। इन सहायक नदियों में एक तो वे हैं जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि। ये यहाँ पर प्रदर्शित हैं। यमुना है, घाघरा है, गंडक है, ये कोसी है। इसकी दक्षिण में से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं प्रायद्वीपीय प्रदेश से और इसमें मिल जाती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। इसमें जो सर्वप्रमुख नदी है गंगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो शीर्ष नदियाँ अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलते हैं। उसके बाद यह हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना मिलती है, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं। इसके उत्तरी किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा इसमें आकर मिल जाती हैं। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाकर, जिसे सुंदरवन कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। दूसरी नदी है यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है और ताजेवाला नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के लगभग समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिलकर संगम बनाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1375 किलोमीटर है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा तथा केन नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। तीसरी घाघरा, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। ये कभी कभी अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे बाढ़ें आ जाती हैं। इसके बाद गंडक नदी, ये नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलकर मध्य नेपाल में बहने के बाद बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद सोनपुर के निकट यह गंगा में मिल जाती है। और इसमें सबसे पूर्व में कोसी नदी है। ये कोसी नदी, ये गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा
चोटी समूह की नदियों से जल प्राप्त करती है। ये नदी मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। ये बिहार में धन जन को अपार हानि पहुंचाती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारतीय सीमा में इसकी कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। और इसमें जो तीसरी प्रमुख नदी है ये आकर, जिसको चीन में सांगपो कहते हैं और भारत में आकर ये ब्रह्मपुत्र, ये आकर यहाँ गंगा नदी में मिल भी जाती है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के 100 किलोमीटर की दूरी से निकलती है। इसका स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर तथा सतलज के स्रोत से केवल 35 किलोमीटर दूर है। तिब्बत में यह नदी लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तथा हिमालय के समानांतर चलती है। असम की घाटी में यह 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। इसमें दिबांग, लोहित, तिस्ता, मिचली, दिहांग नदियाँ मिलती हैं। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती है। इसमें पद्मा, मेघना, हुगली आदि प्रमुख हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर के करीब है, जो गंगा नदी से भी अधिक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये हिमालय की प्रमुख नदियों का मुख्य वाटर डिवाइड है। और इसकी यहाँ से सिंधु नदी की जो नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिर जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, यानी ये नदियाँ ज़्यादातर इधर से आकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसमें प्रमुख नदियाँ महानदी, ये अमरकंटक श्रेणी से निकलकर 857 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर हीराकुड बांध, ये महानदी बनी है। गोदावरी, ये नासिक जिले में पश्चिमी घाट के से निकलकर 1465 किलोमीटर दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गोदावरी नदी। तीसरी प्रमुख नदी है कृष्णा। इसकी उत्पत्ति महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। कृष्णा। और ये कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। प्रमुख नदियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 नर्मदा, जैसा कि अभी बताया था, ये दक्षिण भारत की नवीनतम नदियों में से एक है। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है। ये नदी है अमरकंटक पर्वत यहाँ, और यहाँ से निकल के बंगाल ये अरब सागर में गिर जाती है। समुद्र में गिरने से पूर्व यह 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी बनाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। जैसा कि आपको मालूम होगा, नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले अमूमन डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये नदी चूँकि फ्रंश घाटी से बनी है, अतः ये डेल्टा न बनाकर सीधे नदी घाटी जो है समुद्र में मिल जाती है, जिसको एस्चुरी कहते हैं। दूसरी है ताप्ती नदी। इसके साउथ में ये ताप्ती नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होकर 730 किलोमीटर चलकर अरब सागर में गिरती है। तीसरी है माही नदी। ये माही नदी ये गुजरात की प्रमुख नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। चौथी है साबरमती। यहाँ साबरमती नदी, इसका उद्गम क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और पाँचवीं प्रमुख नदी लूनी, ये राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर 320 किलोमीटर चलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके अतिरिक्त पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली अनेक नदियां हैं जो बहुत ही छोटी हैं। लगभग 600 छोटी छोटी नदियां ये यहाँ से, ये पश्चिमी घाट से निकलकर
ये अरब सागर में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ, जैसा कि आपको पहले बताया था, वे गंगा प्रवाह तंत्र में प्रवेश कर लेती हैं। तो ये रही भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हमें दो डिवाइड खास तौर से दिखते हैं। एक तो ये पश्चिम से पूर्व में आता हुआ ये जो है ये है एक ऊपर हिमालय तंत्र से संबंधित है, और दक्षिण वाला भाग जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से। और दूसरा वाटर डिवाइड हमें दिखाई देता है एक ये इस तरीके से यूं ऐसे आकर ये यहाँ पश्चिमी घाट से, जिसका पश्चिमी भाग जो है वो अरब सागर को और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी को जाता है। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने जो बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।